नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ईरान और इजराइल के युद्ध में विश्व का क्या होगा, ईरान का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, चीन रशिया क्या कह रहा है, नॉर्थ कोरिया क्या सोच रहा है, हमास से लेके हिजबुल्लाह तक के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिका, G7, यूरोप, सबकी बात हो रही है। लेकिन हमारे घर में युद्ध तो वहां हो रहा है, ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन उसकी तपिश सीधी भारत को हिट करते हुए दिखाई दे रही है। इजराइल और ईरान की जंग बढ़ी तो भारत को भी लगेगा झटका। करीब करीब 1.21 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। जो वर्ल्ड की अलग अलग रेटिंग एजेंसी होती है इकोनॉमी की, उनके अनुसार इस तनाव से बढ़ने से तेल आयात में वृद्धि होगी और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, चालू खाता घाटा, वो बढ़ेगा, जिससे निजी क्षेत्र में निवेश में देरी होगी। हार्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक रणनीतिक व्यापारी मार्ग है, जिसके माध्यम से ग्लोबल ऑयल और LNG का 20% कार्गो का आवागमन होता है। इजराइल और ईरान के बीच की जंग का यह 8वां दिन है। दोनों देशों के बीच जंग अब घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के हमले के बाद कल रात भर मिसाइलें दागी। बढ़ते जंग को देखते हुए हरमुज जलडमरू मध्य में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने चेतावनी दी है कि यदि इस रुकावट से तेल और गैस की आपूर्ति में किसी भी तरह की निरंतर बाधा भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकती है। रेटिंग एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार इस तनाव के बढ़ने से तेल आयात में वृद्धि होगी, चालू खाता घाटा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा, निजी क्षेत्र में जैसा मैंने कहा निवेश नहीं होगा। करीब करीब उनका ये कहना है कि भारत के कच्चे तेल की आयात का करीब 50% और प्राकृतिक गैस के आयात का 60% इसी गलियारे से होकर गुजरता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इराक, सऊदी अरब, कुवैत और UAE के कच्चे तेल का आयात इसी रास्ते से होकर गुजरता है और भारत लगभग 50% कच्चा तेल इन्हीं देशों से आयात करता है। 13 जून को इजराइल के ईरानी सैन्य और एनर्जी स्थलों पर हमले के बाद संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई और 64 से $65 प्रति बैरल से बढ़कर 74 से $75 प्रति बैरल आपूर्ति में व्यवधान आया। अब मतलब आपूर्ति में व्यवधान के चलते कीमतें बढ़ी। अब $10 प्रति बैरल यदि बढ़ता है तो उसको भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से जो अभी हो गई है, भारत के शुद्ध आयात बिल जो है तेल का, उसमें एक वित्तीय वर्ष में 13 से $14 बिलियन यानी 1.21 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। इससे जो GDP के मतलब सीडीए जो है, जो घाटा है हमारा करंट डेफिसिट अकाउंट का, वो GDP के 0.3% तक बढ़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि संघर्ष में निरंतर वृद्धि से कच्चे तेल की कीमतों में हमारे अनुमान और परिणाम स्वरूप शुद्ध तेल आयात और चालू खाता घाटे के लिए जोखिम बढ़ा है। कुछ जो विश्लेषक है, जो तेल के बारे में लगातार विश्लेषण करते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, उनका कहना है कि यदि ये और घातक युद्ध हुआ तो आश्चर्य नहीं होगा कि जो $75, जो $10 बढ़ के 75 हुआ है, वो 100 क्रॉस करके 150 तक भी पहुंच सकता है डॉलर प्रति बैरल। उसमें फिर भारत का घाटा कितना बढ़ेगा, ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जबकि ICRA ने उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2026 में कच्चे तेल की कीमतें औसतन $70 से $80 प्रति बैरल रहेगी। यह चेतावनी देता है कि क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष कीमतों को और बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती है
तो इससे भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ के पूर्वान जो पहला जो पूर्वानुमान है, उससे कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होंगे, जो 6.2% बताया गया है। लेकिन मौजूदा स्तर में निरंतर वृद्धि भारतीय उद्योग जगत पर असर जरूर डालेगी। अपस्ट्रीम तेल कंपनियों के कच्चे तेल की ऊंचे कीमतों से लाभ होगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम तेल की के लिए तस्वीर और जटिल होगी। अपस्ट्रीम तेल कंपनियां मतलब जो तेल कंपनियां बेचती हैं, उनको ज़्यादा कीमतें मिलेगी। डाउनस्ट्रीम यानी जो कंपनियां क्रूड ला के रिफाइन करके नीचे बेचती है, उन्हें लॉस होगा, क्योंकि बढ़ता क्रूड ऑयल यदि आपने ऊंचे कीमत पे बढ़ाया लिया, तो फिर आपके मार्जिन जो है, जो प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है, जो आपका मुनाफा है, उस मुनाफे में कटौती होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जलडमरू मध्य को पार करने के लिए सीमित विकल्प है। सऊदी अरब और यूएई के पास लगभग 2.5 टू 3 एमबीडी की अधिशेष क्षमता वाली पाइपलाइनें हैं, जिससे संघर्ष बढ़ने की स्थिति में महत्वपूर्ण आपूर्ति जोखिम में पड़ सकती है। हार्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का 80% से अधिक हिस्सा एशियाई में खपत होता है, जिसमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का हिस्सा लगभग 65% है। हालांकि ईरानी तेल ढांचे को हुए नुकसान की पूरी सीमा स्पष्ट नहीं है। अलग अलग दावे हैं, इजराइल का अलग दावा है, ईरान का अलग दावा है। लेकिन रिफाइनरियों, भंडारण केंद्रों और ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमले की खबर आई है। ईरान लगभग 3.3 एमबीडी का उत्पादन करता है, जिसमें से 2 एमबीडी निर्यात किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी निरंतर रुकावट वैश्विक आपूर्ति असंतुलन को और गहरा कर सकता है। सवाल है कि भारत क्या करेगा, और हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ वैसे भी क्रूड तेल की कीमत नीचे होने के बाद भी भारत में बाकी ड्यूटीज इतनी है, कर इतने हैं पेट्रोल पे, कि भारत वैसे ही बहुत ऊंची कीमत में भारत में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस बिक रही है। और यदि क्रूड, और सरकार बार बार कहती है कि हमने टैक्सेस इसलिए लगाए कि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा के पैसा लेती है। अपना जो जीएसटी है, वो भी बढ़ बढ़ के सामने आने की बातें होती है कि 2 लाख करोड़ हो गया, 3 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ हो गया। इसके बावजूद भी देश पे जो कर्जा है वो 2 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ के ऊपर है। समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा अंधा कुआं है जहां भारत का पैसा चला जाता है। लगातार हम ग्रोथ की बात करते हैं, कर्जा यदि बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि बढ़ती हुई जब आर्थिक विकास विकसित जो देश होता है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, उसमें कर्जे इतने मायने नहीं रखते। लेकिन कर्जे तब मायने रखते हैं कि जब आपको ये भी देखना है कि आपके सकल इनकम, जो कुल आपका इनकम है, जो आपका बजट है, उस बजट में यदि 25 से 30-35% बजट का हिस्सा यदि सिर्फ कर्ज चुकाने और ब्याज चुकाने में जाता हो, तो फिर बाकी मदों के लिए कितना पैसा लगता है। फिर अपना वित्तीय घाटा बढ़ता है। जितना वित्तीय घाटा बढ़ता है उतना महंगाई बढ़ती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये शुद्ध फार्मूला है। देखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय ने ज़रूर कहा कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है। 75 दिन तक पेट्रोल नहीं मिला तो भी हम सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन 75 दिन जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये युद्ध जिस हिसाब से अमेरिका, रशिया, चीन और इज़राइल और खुद ईरान जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल लगता है कि जल्दी रुकेगा। ये तभी रुक सकता है जब इज़राइल अपने हमले बंद कर देगा। उसके लिए इज़राइल को ये मानना होगा कि ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, वो शस्त्र निर्मित के लिए नहीं, लेकिन ऊर्जा के लिए है, जो ईरान और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस खुद कहता है कि 2009 से ही ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम बंद कर दिया था। लेकिन फिर कौन किसकी सुनता है। कुल मिलाकर इन सब के लड़ाई में नुकसान तो भारत का हो रहा है। जब हमारे देश का नुकसान होता है तो फिर ये नुकसान 145 करोड़ लोगों के सर पे आता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।